नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इतिहास की, भारतीय इतिहास की, और पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया, तो मैंने बताया था कि यार इतनी बड़ी सिविलाइजेशन जो कि आप समझिए ना 3300 बीसी से शुरू होती है, 1700 बीसी में खत्म होती है, अचानक से गायब हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। कारण भी कई सारे हमने डिस्कस किए, जिसके बारे में वैसे तो कोई भी इतिहासकार श्योर नहीं है, सब अपने अपने मत देते हैं, अपना अपना ओपिनियन देते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई कोई बड़ी बाढ़ आ गई थी, नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया था, इकोनॉमी फेल हो गई थी, बड़ा अकाल पड़ गया था। और एक जो मैंने आपको बताया था, जो कई सारे विदेशी इतिहासकार मानते हैं कि भारत पर एक विदेशी आक्रमण हुआ है ना। विदेशी आक्रमण करने वाली ये जो जाति है, ये आर्य थी, और इस आर्य ने सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों पर आक्रमण किया। बचे कुछ यहाँ पर जो बड़े लोग थे, इनको मार दिया, और कई सारे लोगों को तो गुलाम बना लिया, महिलाओं बच्चों को, और जो बचे कुछ लोग जो भाग सके, जान बचा सके, वो दक्षिण भारत में चले गए। वैसे आप आजकल कई बातें सुनोगे तो ऐसा भी बताते हैं कई लोग कि ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है, ये ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस ने गढ़ी थी, ताकि क्या है, वो दो काम कर सके। एक तो ये क्लेम कर सकें कि देखिए, भारत में, उत्तर भारत में खासकर रहने वाले जो लोग हैं, ये लोग भी बाहर से ही आए हैं। मतलब हम लोग अगर बाहर से, यूरोप से आपके देश में आ रहे हैं, शासन कर रहे हैं, यहाँ से कुछ हम जो भी हमारे सुख सुविधा यहाँ से लेकर जा रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ये तो हमेशा से होता आया है। आप देखो, पहले भी यहाँ उत्तर भारत में आके रहने वाले जो लोग हैं, ये भी तो बाहर से ही आए थे, तो हम बाहर से आए तो क्या गलत कर दिया। तो कहा जाता है कि अपने इस पर्टिकुलर एजेंडा को सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक ये थ्योरी गढ़ी कि ये रहने वाले जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता में, इनको नष्ट करने के लिए मध्य एशिया से एक जनजाति आई, जिसको इन्होंने आर्य बोला। हालांकि देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की जांच में हमें वहां पे बहुत सारे कंकाल मिले, जिसमें ये बात गलत सिद्ध हो गई है कि ऐसा कुछ था कि सिंधु घाटी में सब रहने वाले सभी लोग, जैसे आज दक्षिण भारत में द्रविडियंस रहते हैं, सभी लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहने वाले द्रविडियंस ही थे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमको जो स्केलेटन मिले हैं, कंकाल मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो इस बात को प्रूव करते हैं कि यहाँ पर एक मिक्स एंसेस्ट्री के लोग रहा करते थे। इनकी रेसेस अलग अलग थी, इनकी मनुष्य की नस्लें जो है ना, भूमध्य सागरी भी थी, द्रविडियन भी थी, और ये इस यहाँ पर एक साथ रहा करते थे। तो ये बात यकीन करना, आज की तारीख में जब हमारे पास इतने सारे वैज्ञानिक कहते हैं ना एविडेंस अवेलेबल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक मिक्स कल्चर था, थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। तो पहला कारण, भारत में ये सिंधु घाटी के बाद जो वैदिक सभ्यता शुरू हुई, तो यूरोपियन इतिहासकारों ने बड़ा स्ट्रांगली इस बात को डिफेंड किया कि इंडस वैली के बाद जो एक वैदिक एज शुरू होती है, इसको शुरू करने वाले लोग विदेशी थे। एक तो बात हुई ये। दूसरा क्या है, इसमें एक और बात आती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एकदम वेल प्लान्ड नगर थे यार, इतने बड़े बड़े शहर थे। आज भी आप देखो तो खुदाई के अंदर शहर काफी ठीक ठाक अवस्था में मिले हैं, एटलीस्ट स्ट्रक्चर तो मिला ही मिला है। तो एक बात आती है कि अगर कोई मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को पूरी तरह से वाइप आउट नहीं करेगा, तब तक इस सभ्यता के खोने का कोई चांस नहीं था। मतलब भाई, अगर आप देखो ना कि कोई सिविलाइजेशन को कोई दूसरी सिविलाइजेशन खत्म कर देती है, टेक ओवर कर लेती है, तो वो उसके मॉन्यूमेंट, उसके शहर वगैरह सबको कब्जा कर लेते हैं। बट यहां पे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये शहर भुलाई दिए गए, ये शहर दबी गए, है ना। तो कहा जाता है कि इंडस वैली में रहने वाले लोग और बाहर से ये जो लोग हैं, इनकी आदतें, इनका कल्चर मैच ही नहीं करता था। इसीलिए हम लोग ये बात मान सकते हैं कि ये लोग बाहर से आए थे। और थर्ड भाई, सबसे स्ट्रॉन्ग जो एविडेंस है वो इस बात का है कि एक जर्मन इतिहासकार हुए मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने मध्य एशिया में एक जगह है एशिया माइनर, एशिया माइनर से इन्होंने एक स्टोन इंस्क्रिप्शन यानी कि जिसको बोलते हैं कि शिलालेख खोजा, जो आर्य जनजाति के बारे में जानकारी देने वाला सबसे प्राचीन शिलालेख था, जिसके कार्बन डेटिंग के आधार पर हम बात करते तो 1483 बीसीई, 1483 साल ईसा पूर्व पुराना हमें यह शिलालेख मिला है, जो आर्यों के जो कल्चर है, उस कल्चर में जैसे देवी देवताओं का जिक्र है, इंद्र, वरुण, मित्र, उन देवताओं की जानकारी देने वाला सबसे पुराना शिलालेख हमें मध्य एशिया में मिला है। बात समझ रहे? इंडस वैली के जो जगह है वहां पे मिला नहीं है।
इसीलिए इस बात को डिफेंड किया जाता है कि इंडस वैली को सिविलाइजेशन को शुरू करने वाले लोग जो है वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। थोड़ा सा अगर मैं एक मैप लेकर बात करूं, आपको बताऊं तो ये क्या थ्योरी बता रहे हैं इसके बारे में अगर मैं आपसे चर्चा करूं, तो आप अगर विश्व का नक्शा देखोगे ना, तो विश्व के नक्शे में आपको एक बात दिखाई देगी। आप देखना, इसमें वर्ल्ड का जो मैप है देखिए, अगर अपन वर्ल्ड का मैप लेवे ना, तो ऑलमोस्ट एशिया माइनर वाली जगह जो है वो बताई जाती है यहां पर। ये एशिया माइनर की जगह है ना, तुर्की देश है ना, उसके आसपास बताते हैं। तो कहते हैं कि यहां पर रहने वाले लोग, ये यहां पर स्टेपी घास के मैदान है ना, यहां पर रहा करते थे और पशुपालन का काम करते थे। इनको खेती करना नहीं आता था। ये लोग कबीले में रहते थे, क्लोज कबीले में क्या होता था, ऑलमोस्ट सभी लोग जो है ना आपस में एक दूसरे से रिश्तेदारी रखते थे, चाहे खून से रिश्तेदारी हो सकती है, शादी ब्याह वाली रिश्तेदारी हो सकती है, बट इनमें कबीला कल्चर था और हर कबीला ऑलमोस्ट आप दूसरे कबीलों से लड़ाइयां करता रहता था, क्योंकि खाने का संकट था ना, शिकार वगैरह के लिए, टेरिटरी के लिए, गोचर भूमि के लिए, इस तरीके की लड़ाइयां होती रहती थी। तो हुआ क्या कि जब यहां पर खाने का संकट हुआ तो ये यहां से लोगों को बाहर निकलना पड़ा, और कहा जाता है कि यहां से एक ग्रुप जो है वो ग्रुप निकलकर ईस्ट की तरफ आगे बढ़ा, और आज का जो ईरान है, ईरान पर्शिया बोलते थे उसको पहले, ये ईरान में आके सेटल हुआ। फिर कहते हैं कि एक और ग्रुप चला जो ईरान तो आया, परंतु उसने आगे अफगानिस्तान और हिंदू कुश को पार करके आज जहां पर इंडस वैली है वहां पर अपना ठिकाना बनाया। आगे चलकर यह भी कहा जाता है कि ईरान से रहने वाले कई सारे और कबीले भी यहां पर पहुंचे, तो ये इनका इस तरीके से माइग्रेशन हुआ। हम इस बात को क्यों, हम ये भी तो कह सकते थे ना डायरेक्ट भारत में ही आ गए, सीधा हम भारत आने का क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि देखिए, जो ईरान का कल्चर, ईरान के कल्चर में जो एक सबसे पुरानी किताब मिली है और इंडस वैली सिविलाइजेशन के कल्चर में जो सबसे पुरानी किताब मिली है, उन दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता में सबसे पुरानी किताब जो कल्चर में मिली है वो है ऋग्वेद, समझ रहे? जबकि पर्शिया के कल्चर में जो किताब मिली है उसका नाम है ज़ैन दे अवेस्ता। और इन दोनों किताबों के अंदर इसकी लिखावट में, घटनाओं में, कैरेक्टर्स में बहुत समानताएं हैं। इसका मतलब है कि ईरान में रहने वाले लोग और भारत में रहने वाले लोग, मतलब इंडस वैली के आसपास रहने वाले लोग एक दूसरे के कल्चर को जानते थे। इवन मतलब दोनों उसी कल्चर को फॉलो करते थे, तभी तो वही घटनाएं लिख रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना आपको ऋग्वेद, अब ऋग्वेद के अंदर एक घटना है जिसमें 10 राजाओं का युद्ध, 10 दाक्षराज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध है, जब मतलब 10 राजाओं के एक संघ को एक राजा सुदास ने हरा दिया था, समझ रहे हैं आप? तो इस घटना का जिक्र ज़ैन दे अवेस्ता में भी है, तो ये तो बड़ी गजब बात है। दूसरी बात जो ये मध्य एशिया से आर्यों के आने को साबित करती है वो है लैंग्वेज। ऋग्वेद की लैंग्वेज है संस्कृत, और आगे चलकर जो भी वैदिक साहित्य तैयार हुआ उन सभी की भाषा संस्कृत थी। जितनी भी यूरोपीय भाषाएं आज आप एग्जिस्ट करती हैं, देखते हैं, जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच और भी जो रशियन वगैरह भाषाएं हैं, इन सब का मूल जो है वो संस्कृत भाषा है। संस्कृत को इन सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी कहा जाता है। इनको इवन ये जो फ्रेंच वगैरह सारी भाषा ना, इनको भारोपीय भाषा यानी कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहा जाता है। आप सोचो ना इतना बड़ा एक एविडेंस मिलता है। तो ये सब बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि हो ना हो सेंट्रल एशिया से ये लोग यहां पर आ गए थे। और जैसा कि मैंने कहा, एक होते हैं अंदाजे, एक होता है एविडेंस। एविडेंस भाई मैक्स मूलर ने दे दिया था। मैक्स मूलर ने एशिया माइनर में बोगोक्सोई जगह से एक अभिलेख खोज लिया जिसमें जैसे जैसे देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में है या ज़ैन दे अवेस्ता में है, उन देवताओं के नाम वहां पर लिखे हुए हैं। बोगोक्सोई अभिलेख में एक्चुअली क्या है, 2 राजा है जो एक दूसरे से संधि कर रहे हैं, मतलब कि हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे और इस पर्टिकुलर नदी को अपने राज्यों की सीमा बनाएंगे। तो वो संधि कर रहे हैं ना एक तरह से, तो ट्रीटी कर रहे हैं। तो ट्रीटी के नीचे उन्होंने लिखा है कि हम इंद्र, मित्र और वरुण देवता को साक्षी बनाकर हम ये संधि कर रहे हैं।
तो भैया ये इंद्र मित्र वरुण देवता जो कि ऋग्वेद और जैन अवस्था में लिखे हुए, इनका सबसे पुराना लिखित प्रमाण हमें जो मिला है वो एशिया माइनर के बोगोकजोई से मिला है। तो मानना पड़ेगा यार कि शायद सबसे पुरानी जगह यही है, यहीं से ये लोग आए होंगे। तो आर्यों को विदेशी सिद्ध करने वाले तर्क बहुत है, आर्यों को भारतीय सिद्ध करने वाले तर्क भी हैं। जैसे आप दयानंद सरस्वती को पढ़ेंगे, उन्होंने तो तिब्बती बोला, कई लोगों ने सप्त सिंधु प्रदेश बोला, कई लोगों ने हिमालय को बताया। तो अलग अलग थ्योरीज हैं। कुल मिला के हमारी जो पर्टिकुलर एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं उसके अनुसार अगर मैं चलूं तो यार उसमें तो ये जो मैंने मैक्स मूलर वाली थ्योरी आपको बताई ना, ये पूरी लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता आ रही है उसको बसाने वाले लोग कौन थे? ये आर्य थे। और ये आर्यों का मूल निवास जो माना जाता है वो एक निष्कर्ष के तौर पे हम किसको मान सकते हैं? मध्य एशिया को मान सकते हैं। आर्यों की मूल भाषा हम किसको मान सकते हैं? संस्कृत को मान सकते हैं, और मानना ही पड़ेगा क्योंकि आर्यों के बारे में जानकारी देने वाला या आर्यों से जुड़ा हुआ सबसे प्राचीन ग्रंथ संस्कृत भाषा में, वो ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद से मिलता जुलता ग्रंथ और कहां मिला है? पर्शिया की सभ्यता, वर्तमान ईरान की सभ्यता आप कह सकते हैं, जिनका ग्रंथ कौन सा मिला है? जैन अवस्था में मिला है। और इन दोनों में काफी सारी समानता ही भी मिलती। तो ये आर्य लोग जो अपने साथ जो आए और इस सिंधु घाटी के आसपास जिन्होंने अपना घर बनाया, इन्हीं लोगों ने जो सभ्यता शुरू की उसे ही हम कौन सी सभ्यता कहते हैं? वैदिक सभ्यता। तो आइए हम जानकारी लेते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम आगे बातें कर लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इसका जो टाइम पीरियड है वो देखो आप, 1500 बीसी से ये है 600 बीसी तक, 600 ईसा पूर्व तक। मतलब ईसा से 1500 साल पहले से लेके कब तक? 600 साल तक हम इस वैदिक एज का टाइम पीरियड देखते हैं। इसको भी अपन है ना, इसके जो लक्षण थे, मतलब जो अलग अलग काल में अलग अलग चीजें हुई, उसके अनुसार इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं टाइम पीरियड को। एक टाइम पीरियड जो है वो 1500 से 1000 बीसी तक का है, और एक टाइम पीरियड जो है वो 1000 से 600 बीसी तक का है। समझ रहे हैं आप? ये दो अपन इसमें कर सकते हैं, 1000 से 600 बीसी और 1500 से 1000 बीसी। इसको अपन बोल सकते हैं पूर्व वैदिक, प्री वैदिक। क्या बोल सकते हैं? प्री वैदिक। ठीक है, इसको ऋग्वैदिक भी बोलते हैं भाई, क्योंकि इसी काल के अंदर क्या हुआ था, जो हमारा ऋग्वेद है वो ऋग्वेद एग्जिस्टेंस में आया था, अस्तित्व में आया था। इसको अपन बोलते हैं उत्तर वैदिक, यानी कि लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक। ठीक है, तो हम जो इस वैदिक एज की बात करें इसको अपन दो पार्ट में बांटेंगे। एक बोलेंगे ऋग्वैदिक एज या प्री वैदिक एज, और एक बोलेंगे उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक एज। तो पहले हम चर्चा करेंगे ऋग्वैदिक काल की कि इसमें हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो बात करते हैं पहले ऋग्वैदिक काल की। तो आप देखो, जो ऋग्वैदिक एज हम बात कर रहे हैं ना, जिसको हमने क्या नाम दिया था? पूर्व वैदिक, है ना, प्री वैदिक। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले तो यहां ऋग्वेद
अस्तित्व में आया। इसीलिए तो इसका नाम हमने क्या रखा है, ऋग्वैदिक एज है। ओरिजिन ऑफ ऋग्वेद। तो चर्चा हमको शुरू करनी पड़ेगी इस ऋग्वेद से ही कि यार ये क्या चीज है। बेसिकली आप ये जो देखते हैं ना, हम जिसको बोल रहे हैं वैदिक एज, वैदिक सभ्यता, वैदिक कल्चर, ये टिका हुआ है। जो वैदिक शब्द आया ना, वेद से आया है। तो अपन वेद पे बात करें पहले, तो वेद शब्द बना है विद धातु से। विद का अगर एक जनरल मीनिंग लूं मैं, विद का मतलब क्या है, तो विद का मतलब होता है टू नो, जानना, है ना। जो जानता है वही विद्वान कहलाता है ना, जो सब जानता है विद्वान। तो वेद बेसिकली है, जो शब्द आया विद से आया है। अब आप देखो तो ऋग्वेद है, ऋग शब्द जो आया है ना, ये रित से आया है। रित, ऋग शब्द कहां से आया, रित से आया। रित का अर्थ क्या है, रित का अर्थ है ब्रह्मांडीय व्यवस्था। समझ रहे आप, ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स की क्या सारा मैनेजमेंट है, यूनिवर्स कैसे चलता है, इसको चलाते कौन है। टेक्निकली इसमें मैं बात करूं तो इसमें देवताओं का जिक्र है, बहुत सारे देवता है। जैसे रित, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला जो देवता है वो वरुण है। पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला देवता वरुण है। देवताओं का देवता, देवादि देव जो है वो इंद्र है ना, जो कि क्या है, देवताओं का राजा भी कह सकते हैं आप, देवताओं का राजा है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण देवता हैं, किसके, ऋग्वेद के। ऋग्वेद में ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश ये सब कुछ नहीं है, समझ रहे आप। ऋग्वेद में दो बड़े इंपॉर्टेंट देवता हैं, वरुण और इंद्र। और टेक्निकली अगर मैं बात करूं ये प्री वैदिक एज की, तो प्री वैदिक एज में सबसे ज्यादा जिनकी आराधना की जाती है, स्तुति की जाती है, जिनको याद किया जाता है, वो वरुण और इंद्र ही है। समझ रहे आप, मंदिर नहीं है, मंदिर नहीं है। वैदिक जो पूरा सिस्टम था वो रिचुअलिस्टिक था। वो पूरा सिस्टम क्या था, रिचुअलिस्टिक सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि ये कर्म कांड पर आधारित था। इसमें किसी भी प्रकार के आप कह सकते हैं कि मंदिर मूर्ति पूजा ये सब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसमें यज्ञ, अब कर्म कांड में क्या हो सकता है, यज्ञ, हवन, स्तुतियां लिख दीजिए, प्रार्थनाएं कह सकते हैं आप इसको, प्रार्थनाएं, है ना, ये सब इसमें हुआ करता था। ये यज्ञ और हवन जो है, ये करने के लिए हमेशा जरूरत पड़ती थी अग्नि की। अग्नि भी ऋग्वेद के अंदर एक देवता है, और अग्नि वो देवता है जो ये माना जाता था कि आम जन को, जो आम जनता मनुष्य है, इसको देवताओं से सीधा जोड़ता है। ऋग्वैदिक काल में जो लोग हैं, जो आर्य हैं, ये लोग प्रकृति से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, और प्रकृति में जो भी आसपास ये चीजें देखते थे, जैसे इन्होंने सूर्य देखा, पवन मतलब कि आप कह सकते हैं विंड आपने देखी, पानी देखा, पृथ्वी को देखा, इन्होंने सबको देवता बनाया। ऐसा छोटा बड़ा करते करते मतलब सबको उनकी पावर्स देते देते ऋग्वेद के अंदर 33 कोटि देवी देवता लिखे हुए हैं। 33 कोटि देवी देवता। अब यहां पर जो कोटि का अर्थ है वो है प्रकार, यानी कि टाइप्स। देयर आर 33 टाइप्स ऑफ डेटीज आर रिटन इन ऋग्वेदा। देखो, देवता और ईश्वर शब्द दोनों अलग अलग हैं। एक देव नहीं, बहुदेव और एक ईश्वर दोनों अलग चीज है। ईश्वर वह सुप्रीम पावर है जिसको किसी ने देखा नहीं है, वो कैसा आकार है, क्या रूप है, क्या नाम है, नहीं पता, बट वो एक पावर है, सुप्रीम पावर। और देवता जो है उसका अपना एक आकार है, रूप है, पर्सनैलिटी है, शक्ति है, सब कुछ है। ईश्वर ने ही इन देवताओं को बनाया है, और इन देवताओं को माध्यम रखा है, एक मीडियम रखा है कि हर व्यक्ति
जिसकी जैसी पर्सनैलिटी है वो जैसे देवता को चुनना चाहता है वो चुन सकता है, चुनने की स्वतंत्रता है। अल्टीमेटली हमारा वैदिक कल्चर पूरा देखोगे ना, पूरा वैदिक कल्चर इस बात पे टिका हुआ है कि ब्रह्म एक ही है, बट उसको जानने के रास्ते, उस तक पहुंचने के रास्ते बहुत सारे हैं, अलग अलग हैं। टेक्निकली ऋग्वेद भी यहीं पे घूमता रहता है, समझ रहे, इसी की बातें करता रहता है। ऋग्वेद के अंदर इस 33 कोटि देवता की स्तुतियां लिखी हुई हैं। स्तुतियां समझते हैं ना, प्रार्थनाएं, इनके लिए मंत्र लिखे हुए हैं, इनको कैसे याद करना है, इनको कैसे खुश करना है, ये सब इसमें लिखे हुए हैं। देवताओं ने हमें ये जीवन दिया है, देवताओं ने हमें जीवन जीने के लिए इतनी सारी सुविधाएं दी है ना, जैसे खाने के लिए दिया है, पानी पीने के लिए दिया है, हवा दी है, तो हम इसके लिए उनके बड़े आभारी हैं। तो हमें हमारी जीवन का, हम जो भी चीजों का उपभोग करते हैं उसका एक भाग देवताओं को अर्पण करना है। और देवताओं को यह भाग अर्पण करने के लिए हमें कोई ना कोई रिचुअल करना पड़ेगा, यज्ञ या हवन करना पड़ेगा। यज्ञ और हवन अग्नि के बिना पूरा नहीं होता है। तो आपको जो भी चीज देवता तक पहुंचानी है आप अग्नि में डाल दीजिए। आप कभी यज्ञ हवन में अगर आपने पार्ट लिया है तो उसमें गेहूं, चावल, द्राक्ष, मतलब ये दाखें आती है जो वगैरह, आप सब उसमें डाल दीजिए अग्नि में। वो देवता कहते हैं कि वो धुएं के रूप में जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो देवताओं तक पहुंच जाएगी, ऐसी मान्यता थी। इसीलिए आज भी आप देख लीजिए, इस वैदिक धर्म को फॉलो करने वाले लोग सॉरी, वैदिक धर्म को फॉलो करने वाले लोग, जिन्हें अब वो क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो हिंदू धर्म बन गया, तो ये वैदिक व्यवस्थाएं प्राचीन काल से जो चली आ रही है, तो आप उसमें देखें जो आज भी हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं उसमें अग्नि का बड़ा विशेष रोल है। इवन पारसी लोग जो है ना, आज के पारसी लोग, इनका धर्म है जरथुस्त्र धर्म, और माना जाता है कि जरथुस्त्र धर्म जो है ये इस वैदिक एज के बिल्कुल समकालीन है, पैरेलल टू दिस टाइम पीरियड है। हालांकि बाद में जब इस्लामिक आक्रमण हुए तो जरथुस्त्र को वहां से भागना पड़ा, पारसी लोगों को वहां से भागना पड़ा, उन्होंने भारत में आके शरण ली, और आज जो बचे कुचे पारसी हैं उसके 90% भारत में ही रहते हैं। तो पारसी लोगों के अंदर भी जो उनका सबसे बड़ा देवता है वो अग्नि है। उनके फायर टेम्पल्स होते हैं, समझ रहे आप, उनके लिए अग्नि सबसे बड़ा देवता है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी व्यवस्थाएं इन लोगों की प्रचलित थी। ऋग्वेद की हम और डिटेल में चर्चा करेंगे आगे चलकर, बट मैंने सिर्फ ये सारी चीजें इसलिए करी है कि हमने ये जो प्री वैदिक एज, अभी मैंने बताया था ना आपको, ये प्री वैदिक एज, इसको ऋग्वैदिक एज भी कहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सब जो व्यवस्था एक समाज को बनाती है, एक सोसाइटी को बनाती है, वो सारी व्यवस्थाएं, ये सारी आप कह सकते हैं धार्मिक व्यवस्थाएं, ये सब किस में थी? ऋग्वेद में थी। और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऋग्वेद आ चुका था, लिखा नहीं गया था, क्योंकि हमारे यहां पर लिखने की परंपरा नहीं थी, श्रुति परंपरा थी, सुनकर याद करना और आगे इसको अपने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना। क्योंकि ये बाता जाता था कि ये जो मेमोरी है इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, लिखी हुई चीजें हैं, कहीं पर आपने कहीं लिख दी है, पेपर पे लिख दी, पत्थर पे लिख दी, इसको नष्ट किया जा सकता है, बट इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, ये पर्टिकुलर बात थी। ठीक है, तो ये ऋग्वेद का है। अब अगर आप थोड़ा सा इसमें और डिटेल में बात करें कि इस पर्टिकुलर प्री वैदिक एज में, ये तो हो गया कि ऋग्वेद की बात हो रही, तो सोसाइटी क्या कर रही थी, समाज कैसा था? तो देखिए, अगर हम बात तो कर रहे हैं प्री वैदिक यानी कि पूर्व वैदिक काल की, ऋग्वैदिक भी कहते हैं इसको, और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे समाज, सोसाइटी, यानी कि इसमें रहने वाले लोग कौन थे। सबसे पहली बात, जो हमारा प्री वैदिक एज है, इसमें रहने वाले लोगों का जो मुख्य काम है वो पशुपालन है। दे आर हंटर गैदरर्स। पशु ले लिए, इनको चराने के लिए दूर दूर तक यात्राएं करते हैं। ये लोग नोमैडिक है। नोमैडिक का अर्थ होता है घुमंतु, है ना। नोमैडिक का अर्थ क्या होता है? घुमंतु। ये लोग बर्बर हैं। बर्बर इन द सेंस हिंसा से कोई तकलीफ नहीं है। मतलब जब तुम्हारा काम ही शिकार करके अपना पेट पालना है तो हिंसा से तकलीफ किस बात की? इसी वजह से इन्होंने शुरुआती दौर में कृषि करना तो सीखा ही नहीं। मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि ये प्री वैदिक एज जो है, इसमें इनका मुख्य काम क्या है? इनका मुख्य काम पशुपालन है।
कृषि नहीं करना जानते, इस वजह से एक जगह पर टिक के नहीं रह सकते। क्यों? पशुओं को चराना है तो दूर दूर तक यात्राएं करनी होंगी। एक यह भी कारण दिया जाता है कि मान लेते हैं कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर जब ये लोग भारत आए वहां पर थे तो ये लोग रुके क्यों नहीं? क्योंकि इनको शहरों में रहना आता ही नहीं था, ये तो नोमैडिक थे। प्लस ये लोग कबीला व्यवस्था में यकीन रखते थे। कबीला व्यवस्था, कबीला सिस्टम, कबीला सिस्टम में क्या होता था कि सबसे छोटी इकाई जो होती थी कबीले की वो होती थी परिवार, है ना, आपकी फैमिली। परिवार में क्या होता था, उसका जो मुखिया होता था, जैसे कि उसका मुखिया है, उसका सबसे जो उम्र दराज पुरुष है, जैसे भाई आपका घर है कोई, उसमें आपके दादाजी हैं, फिर आपके पिताजी हैं, है ना, फिर आपके पिताजी के और 2-3 बच्चे हैं, मतलब आपके भाई बहन हैं, मान लिया आपकी भी शादी हो गई। अब जब तक आपके दादाजी हैं तो परिवार का मुखिया जो है वो आपके दादाजी, ये आपका परिवार है, समझ रहे आप। ऐसे कैसे कई सारे परिवारों को मिला के बनता था कुल, या कुलप बोलते थे इसको, कुल बोलो कुलप बोलो एक ही बात है, ठीक है। जैसे अब आपके जो दादाजी हैं, आपके दादाजी के कोई सगे भाई हो सकते हैं, है ना, पूरा कुटुंब होता है ना, कि आपके दादा के भी और कई भाई हैं, उनके भी बेटे हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, तो ये पूरा आपका क्या बनाता है, एक कुल बना लेता है, समझ रहे आप। कई कुलों को मिला के बनता था एक विश्व, क्या बनता था, विश्व। अब ऑब्वियस सी बात है और भी कई सारे पुरुष होंगे वहां पर जिन्होंने अपना अपना परिवार शुरू किया होगा। अब धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई, घर बढ़ते गए, तो उनका पूरा क्या बन गया, एक विश्व बन गया। हो सकता है कि उसमें आपस में लोगों की रिश्तेदारियां भी हो, बेटी लेना देना, ये सब चीजें भी होती रही हो। कई सारे विश्व मिलके बनते थे जन। अब कई सारे विश्व मिलके, है ना, क्या बना लेते थे, जन बना लेते थे। अच्छा, इससे पहले कुल के बाद है ना ग्राम भी आता है यार, ग्राम। कई कुल मिलके क्या बनाते थे, ग्राम बनाते थे, लिख देता हूं मैं। कई सारे कुल मिलके क्या बनाते थे, ग्राम। कई सारे ग्राम मिलके क्या बनाते थे, विश्व। कई सारे विश्व मिलके क्या बन गए, जन। और जनों से क्या बन गए, जब शहर बनने लगे तो इन्हें जनपद कहा गया। जब बहुत बड़े बड़े शहर बने तो इन्हें महाजनपद कहा गया, समझ रहे आप। तो शुरुआत देखिए परिवार से हो रही है और ये कहां पर जाके खत्म हो रही है, महाजनपद पर। हालांकि जिस प्री वैदिक एज की हम बात कर रहे हैं उस समय महाजनपद नहीं है, ये बात की बात है। अराउंड 800 BC महाजनपद वगैरह जो है ये अस्तित्व में आते हैं। अब यहां पे बात करें कि समाज का रूप कैसा है। पहली बात तो समाज पुरुष प्रधान है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी मात्र सत्तात्मक समाज था, महिलाओं का उच्च स्थान था, बट यहां पर पुरुष प्रधान समाज है। मतलब कि ऑलमोस्ट ज्यादातर जो अधिकार हैं वो पुरुषों के पास सुरक्षित है, ठीक है। एक तो मेजर बात ये है। दूसरी बात इसमें जो कहने वाली है वो ये है कि समाज के अंदर एक प्रकार की एक वर्ण व्यवस्था मौजूद थी। समाज के अंदर क्या थी, एक वर्ण व्यवस्था मौजूद थी, परंतु यह वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था, यह भी प्री वैदिक एज की बात है। क्या, कर्मा बेस्ड वर्णा सिस्टम। अब ये वर्णा सिस्टम क्या है, थोड़ा इसकी चर्चा करनी पड़ेगी। देखो, वर्ण शब्द का मतलब एक तो हम लेते हैं रंग से, और वर्ण शब्द का एक मतलब हम लेते हैं क्लास से, अर्थात वो काम क्या करता है, दैट विल बी देयर वर्णा, ठीक है। यहां जाति की बात नहीं हो रही है, जाति का शब्द तो जिक्र ही नहीं है यहां पे, वर्ण का जिक्र है। और ऋग्वेद जो है या ऋग्वैदिक एज जो है, पूर्व वैदिक काल, स्ट्रांगली बिलीव करता है कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था में। मतलब अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, यानी कि जिसमें आप क्या कर रहे हैं, कबीले की सुरक्षा कर रहे हैं खतरों से। कबीले को कौन कौन से खतरे सॉरी, कबीले को कौन कौन से खतरे हैं। कबीले को देखिए, बाहरी कबीले के आक्रमण का खतरा है, कोई दूसरा कबीला हम हमला कर दे, है ना, कबीलों में तो लड़ाइयां होती रहती थी, जानवर हमला कर दे, है ना, किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर अगर कबीले में रखना है तो आपको मजबूत आदमी चाहिए, आपको ऐसा आदमी चाहिए जो दूसरों को ओवर पावर कर सके,
तो ये क्षमता जिन व्यक्तियों में है वो सभी किस वर्ण के कहलाएंगे? क्षत्रिय वर्ण के कहलाएंगे। दूसरा जो बड़ा वर्ण है वो है ब्राह्मण वर्ण। ये वर्ण जो है बेसिकली पुरोहित वर्ग है। अब ये पुरोहित वर्ग हम किसको बोल रहे हैं? बेसिकली जो मेरा कहना है, आप समझो, जिन लोगों ने एग्जिस्टिंग जो भी वेद थे, एक्चुअली जो प्री वैदिक काल है ना, पूर्व वैदिक काल, उसमें 3 वेद आ गए थे। जैसे ऋग्वेद तो मैंने बताई दिया, इसके अलावा 2 वेद और थे, सामवेद और यजुर्वेद, वो भी इस काल में आ गए थे। कौन से? प्री वैदिक एज में। चौथा वेद अथर्ववेद बहुत बाद में आया, बट 3 तो पहले आ गए थे। अब 3 वेद जिसने याद कर लिए, है ना, अब वेदों की मान्यता है, क्योंकि देवताओं की मान्यता है, और देवताओं को क्या चाहिए ये किसको पता है? ये वेदों को पता है। और वेद किसको पता है? वेद ब्राह्मणों को पता है। तो टेक्निकली जो भी वेदों को याद करके बैठा है, रिचुअल्स के काम करवाता है, यज्ञ हवन आदि कराता है, वो ब्राह्मण है, जाति नहीं है। अभी जिसने ये सीख लिया, वेद याद कर लिए, वो इस व्यवस्था में आ जाएगा। तीसरा वर्ग जो है वो वैश्य वर्ग है, और वैश्य वर्ग जो है ये व्यापारी हैं, ट्रेडर्स है। ये कौन है? ट्रेडर्स है। क्षत्रिय कौन है? ये वॉरियर्स है, ये योद्धा हैं। समझ रहे आप? ट्रेडर्स जो है बेसिकली एक कबीले में महिलाएं भी होंगी, कई सारे वो चीजें बनाती हैं वो, और उन चीजों को एक कबीले से दूसरे कबीले में बेचने के काम के लिए लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं। तो ये लोग कौन करते थे? ये ट्रेडर्स करते थे, जिनको वैश्य कहा जाता था। और चौथा वर्ण जो सबसे महत्वपूर्ण था, उसको शूद्र कहा जाता है। शूद्र कहा जाता है, जो कि सेवक वर्ग था, जो कि सर्वेंट्स थे। ये पूरे कबीले के अंदर साफ सफाई, सेवा शुश्रूषा बेसिकली, और किसी तरह के हाउस होल्ड के काम है, या फिर पशुओं की साफ सफाई का काम है, ये सब शूद्र वर्ण के लोग करते थे। बट मैं फिर से बोलना चाहूंगा, ये व्यवस्था जन्म आधारित नहीं थी। किसी का जन्म जहां पर भी हुआ, उसके पिताजी क्या काम करते थे, उसे ही वही काम करना पड़ेगा, ये इस काल की विशेषता नहीं है। इस काल में आप बड़े हुए, आपने इन चारों में से जो कर्म सीखा, वहां पे सेटल हो जाओ, कोई मना नहीं है। पर देखो क्या होगा, जब पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन एक ही काम को करा जाएगा, तो फिर हो सकता है कि वो आपकी आइडेंटिटी बन जाए, आपके परिवार की आइडेंटिटी बन जाए, और शायद इसी के चलते आगे चल के कास्ट सिस्टम या जाति व्यवस्था का जन्म हुआ। ऑब्वियस सी बात है, एक मान लीजिए कोई सुथार है, कारपेंटर है, बहुत ब्रिलियंट वो आर्किटेक्ट है, बहुत ब्रिलियंट वो काम करता है, उसने अपने जीवन में जो अनुभव कमाया, वो हमेशा वो सोचता है कि पहले मैं अपने बच्चे को दूं, लड़के को दूं, है ना, वो सब कुछ उसको सिखाता है। और हो सकता है कि उसका बच्चा भी उसकी तरह टैलेंटेड हो सकता है वो भी यही भावना रखता हो कि मेरा जब बच्चा होगा मैं उसको सिखाऊंगा। तो आप सोचिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक तो कला में निखार आ रहा है, और ये निखार जो उन्होंने सीखा, पीढ़ियों से सीखा, ये सिर्फ इनके परिवार में जुड़ा हुआ है। अब जब ये चीज लंबे समय तक फॉलो होगी ना, कि किसी एक विशेष बात को, विशेष हुनर को कुछ एक पीढ़ियों पे चलते चलते, जिसको कहते हैं ना, मास्टरी कर ली गई, तो फिर जाति व्यवस्था का जन्म होता है। समझते हैं आप? जाति व्यवस्था का अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना, तो देखिए इसके कुछ गुण भी थे और इसके कुछ दोष भी थे। देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कास्ट सिस्टम, है ना। बट मैं फिर से कहता हूं, हम जो प्री वैदिक एज की बात करें, यहां पर जाति व्यवस्था नहीं है। ओके, ये जरूर कहूंगा कि प्री वैदिक एज के अंदर ये जो सिस्टम है, ये बहुत ही लचीला है, फ्लेक्सिबल है, चेंज हो सकता है। यहां पे एक सिस्टम और है क्योंकि ये क्षत्रिय जो है, इसका काम कबीले की सुरक्षा करना है, और भाई जान रहेगी तभी तो सब काम करोगे। ये आपकी जान बचा रहा है, इसलिए आप में एक वो है, एक जेस्चर है, हम्बल जेस्चर है, कि हम क्षत्रिय की जो भी बेसिक नीड्स है वो पूरी करेंगे। भोजन भी चाहिए उसको, हम ला के दे देंगे, और कुछ आपको और दूसरी सुविधाएं चाहिए, हम आपके लिए करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, प्री वैदिक एज में एक व्यवस्था थी जिसको कहते हैं ऐच्छिक कर व्यवस्था। कर हो गया
टैक्स, है ना। और इच्छा का मतलब है कि आप जो है, डिजायर है आपकी, आप दो तो ठीक है, नहीं दो तो भी चलेगा। मतलब कर, टैक्स लेना, मतलब क्षत्रियों को टैक्स देना, यहां पर कोई कहते ना एक बाउंडेशन नहीं था, एक ऑप्शनल था। व्यक्तियों को लगता है कि हमें क्षत्रिय की मदद करनी चाहिए, इस योद्धा की, तो वो लोग टैक्स देते थे। बट जब हम लेटर वैदिक एज पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ऐच्छिक कर था ना, ये अनिवार्य कर बन गया। ऐच्छिक मतलब इच्छा अनुसार, अनिवार्य, कंपलसरी, देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो राजा है, वो क्षत्रिय है, आपको देना पड़ेगा। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसकी चर्चा अभी हम थोड़ी देर बात करते हैं। तो आपको सोसाइटी समझ में आई? सोसाइटी में क्या है? कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था है। 4 वर्ण कर्म के आधार पर बने हुए हैं, है ना। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था फ्लेक्सिबल है। व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जो कर्म करता है, अपने वर्ण का चुनाव कर सकता है। पिता का क्या वर्ण था, उसका असर बेटे के वर्ण पर नहीं पड़ता है। ऋग्वेद भी जो है वर्ण व्यवस्था का जो सिस्टम है उसका जिक्र तो करता है। ऋग्वेद में टोटल 10 चैप्टर है। ऋग्वेद का जो 10वां चैप्टर है, 10वां मंडल है, उसमें एक श्लोक है जिसको कहते हैं पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त, इसके अंदर वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि जिस प्रकार ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से, है ना, यहां से पैरों, जंघाओं से मतलब वैश्य, और पैरों के तलवों से, सबसे निचले वाले पार्ट से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है, तो समाज के अंदर इन वर्णों का ऑर्डर भी यही होगा। मतलब सबसे ऊपर मुंह है ना, तो ब्राह्मणों की स्थिति समाज में सबसे सर्वश्रेष्ठ होगी, फिर सेकंड नंबर हो गए क्षत्रिय, थर्ड नंबर हो गए वैश्य, और फोर्थ नंबर पे आ गए शूद्र। यहां पे आप देखो तो ये एक व्यवस्था तो बताई है कि इनका ऑर्डर क्या है। तो आप ये कह सकते हैं, अच्छा इसमें एक चीज और है, ऋग्वेद में क्या है कि बहुत सारे लोग ये बात मानते हैं कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है ना, ये बाद में जोड़ा गया है। 10वां मंडल पहले नहीं था, क्योंकि जैसे मान लो मैं आपको एक हिस्ट्री की किताब दूं, उसमें पहला चैप्टर है 1857 की क्रांति, और अगला चैप्टर है उसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता, तो आपको लगेगा ना यार ये तो बाद में, ये तो इसका पार्ट ही नहीं है, यहां पे आया क्यों। सेम बात ऋग्वेद के दूसरे से लेके 7वें चैप्टर के बीच में जो बातें लिखी हुई हैं, पहले 8वें, 9वें और 10वें में जो बातें लिखी गई हैं, उनमें मेल नहीं है, वो अलग लगती हैं कि यार इस किताब का ये पार्ट नहीं हो सकते। जैसे ऋग्वेद के अंदर ही एक जगह पर लिखा हुआ है कि मैं एक लेखक या कवि हूं, मेरे पिता एक किसान है और मेरी माता जो है वो अनाज की घट्टी पीसती है और अपना, हमारे घर का गुजारा चलता है। अर्थात हमारे घर में हर व्यक्ति अपना अलग अलग पेशा अपनाया हुआ है, कर्म करता है। तो अब यहां पे आप ऋग्वेद के अंदर ही ये बात लिखी हुई है कि हर व्यक्ति को जो कर्म करना है वो कर सकता है। फिर एक जगह पे आप लिख देते हो कि 4 वर्ण है, तो ऑब्वियसली बातें कॉन्ट्राडिक्टरी बातें होगी ना। पर फिर भी हमें मानना तो पड़ेगा कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का जिक्र कहां पर किया हुआ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया हुआ है। पर वो जाति है, इस बारे में ऋग्वेद कुछ नहीं कहता है। जाति, कास्ट, है ना। देखो जाति क्या होता है, कास्ट क्या होता है, एक बंद सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, जाति से निकल नहीं सकता व्यक्ति। और जाति जन्म से आती है, व्यक्ति का जन्म जिस जाति में हुआ है ना, तो वो उसे बदल नहीं सकता, वो रहेगा, सरनेम तो रहेगा ही रहेगा उसके साथ, ठीक है। और हमारे यहां पर ओवर द पीरियड टाइम क्या हुआ भारत में कि किसी व्यक्ति की जो जाति है तो उसके ऊपर वो टैग लग गया कि अब तेरे को काम भी यही करना है जो तेरी जाति करती है। और हो सकता है ये इसलिए हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी, जब कहते हैं ना जनरेशन बाय जनरेशन वो एक ही काम करते 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 आए, तो लोगों में एक प्रैक्टिस आ गई कि ये काम तो यही लोग करते। इस वजह से शायद जाति व्यवस्था इतनी ज्यादा समाज की गहराई में घुस गई। बट प्री वैदिक एज में इतना कठोर सिस्टम नहीं था। कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हुई भैया समाज की बात। आर्थिक बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, तो जैसा मैंने बताया कि इनका मुख्य व्यवसाय
इनकी अर्थव्यवस्था की बात करें, प्री वैदिक वालों की इकोनॉमी की बात करें, तो इनकी अर्थव्यवस्था थी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। इसको आप क्या कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसी थी? रूरल इकोनॉमी थी, है ना। जिनका मुख्य व्यवसाय, इनका मेन काम क्या था? इनका मेन व्यवसाय था पशुपालन, है ना। पशुपालन समझते हो ना, एनिमल हस्बेंड्री। इनका जो मुख्य पशु था वो था, समझ रहे, काऊ। गाय इतना इंपॉर्टेंट पशु है कि ऋग्वेद के अंदर बकायदा ये लिखा हुआ है कि गायों को लेकर, गायों के मसले पे युद्ध लड़े गए। किसी ने किसी की गाय चुरा ली, युद्ध हो गया। सबसे ज्यादा गायों का जो स्वामी है, जिसके पास सबसे ज्यादा गायें हैं, वो गोपति है। और गोपति शब्द जो है राजा का पर्यायवाची हो गया, राजा को गोपति कहा जाने लगा। गायों के लिए बकायदा गोचर भूमि छोड़ते थे, जगह छोड़ दी कि यहां पे गायें चरेंगी, ये इस पर कोई कब्जा नहीं करेगा। समझ रहे, इतना इंपॉर्टेंट पशु है। गाय की हत्या बिल्कुल प्रतिबंधित है, पाप है। क्योंकि देखो गाय वैसे भी महत्वपूर्ण है, इससे इतने सारे प्रोडक्ट्स। अब देखो ना, आप सोचो, एक बात सोचो, आपका मुख्य व्यवसाय है पशुपालन, कृषि तुमको आती नहीं है ना। रोज अपना क्या कहते हैं ना, भोजन के लिए आप या तो शिकार पर निर्भर हो, है ना, या कंद मूल फ्रूट व्रूट जो मिल गया उस पर निर्भर हो जंगल में। सोचो गाय आपको हर दिन दूध देगी और उस दूध से आप क्या क्या प्रोडक्ट तैयार करोगे, खाओगे, जीवन निकालोगे। नहीं तो गाय मार दिन, फिर अभी तो खा लिया, फिर कहाँ जाएंगे। दैट्स वाई गाय की इतनी इंपॉर्टेंस यहां पर रखी गई। प्लस यहां पर भी वस्तु विनिमय है, बार्टर सिस्टम है ना, बार्टर सिस्टम, चीजों के बदले चीजें। यहां पे भी मुद्रा नहीं है, अभी तक मुद्रा नहीं है, मुद्रा में नहीं समझते ये लोग। प्री वैदिक एज में लोहा भी नहीं है, कॉपर है, सोना चांदी है, ब्रॉन्ज है, कांसा है। लोहे का ज्ञान अभी भी प्री वैदिक एज में नहीं हुआ। लेटर वैदिक एज आएगा तब इनको लोहा भी समझ में आ गया, उससे पहले नहीं है। प्री वैदिक एज में ये सब कुछ नहीं था, ठीक है। प्री वैदिक एज के 3 प्रमुख, अगर धर्म की बात करें, है ना, धार्मिक ग्रंथ या रिलीजन अपन बात करें, तो मैंने आपको बता दिया कि इनमें देवता, यज्ञ, हवन, कर्मकांड, ये सब चलता है, परंतु मूर्ति पूजा नहीं है, मंदिर सिस्टम नहीं है। हवन जरूर करते हैं, है ना। प्रमुख देवता की बात करें अपन, इधर ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता जो है वो इंद्र है या फिर वरुण है। ये 2 मेजर देवता। आगे चल के थोड़ा चेंज होगा, बट प्री वैदिक एज में तो यही है। थोड़ा सा एक बार वापस अपन पटरी पे आते हैं, पूरा ऋग्वैदिक को एक जगह पे लेके आते हैं और फिर लेटर वैदिक एज बात करते हैं। देखो पूर्व वैदिक काल में क्या है, मध्य एशिया से आर्यों का आना हुआ, वो यहाँ पे सेटल हुए, परिवार थे, उनके परिवारों में वृद्धि हुई, परिवारों से कुल बने, कई कुलों को मिला के एक विश्व बना, है ना। नहीं, पहले गांव बने, ग्राम बने, कई गांवों को मिला के फिर विश्व, जनपद, कुल मिला के आप देखो ना, तो ये घुमक्कड़ होने से सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। जब परिवार की संख्या ज़्यादा हो जाएगी ना, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने में थोड़ा जोर आएगा, इसलिए उन्होंने एक जगह पे रहना शुरू किया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर ये खेतीबाड़ी करना भी सीख गए थे। प्री वैदिक काल खत्म होते होते जब 1000 ईसा पूर्व के अपन आसपास आएंगे ना, इन्होंने खेती करना सीख लिया था। प्लस ऋग्वैदिक एज में ये लोग सिंधु नदी और इसके आसपास की नदियों में ही रहते थे, बट जब लेटर वैदिक एज आता है ना, तो ये आगे बढ़ते हैं, आगे मतलब गंगा नदी की घाटी में जाते हैं। ऋग्वेद के अंदर आप समझो ना, सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती का उल्लेख है। हालांकि सरस्वती नदी वर्तमान में विलुप्त हो गई है, बट हम मानते हैं कि ये सरस्वती नदी जो प्राचीन सिंधु नदी, आज हमारी जो सिंधु नदी घाटी है ना, इसमें ही कहीं बहती थी, बट फिर गायब हो गई। समझ रहे हैं आप? सिंधु नदी का खूब जिक्र है, सिंधु की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सबका जिक्र है,
पूरे ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार जिक्र है, यमुना नदी का 3 बार जिक्र है। इसी से आप समझ लीजिए कि ये लोग कहां रहते होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जहां रहते हैं उसी का जिक्र करेंगे। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़े। पशुपालन कर रहे थे, गाय प्रमुख पशु था, देवता इंद्र और वरुण थे। धीरे धीरे इन्होंने एक ही जगह पर रहना शुरू किया। शुरुआत में वर्ण व्यवस्था, जिसका जो कर्म है वो वर्ण व्यवस्था, पर धीरे धीरे वो जाति व्यवस्था की तरफ भाग रहे हैं। ये सब चीजें किसकी विशेषता है? ऋग्वैदिक काल की विशेषता है। 2 और वेद जो मैंने बताया आपको, वो भी आप थोड़ा देख के ही चलें। ऋग्वेद के अलावा यहां पर सामवेद भी है और यजुर्वेद भी है। सामवेद जो है ये संगीत का ग्रंथ है। सामवेद के जो मंत्र है इनको गाया जाता है, लिरिकली गाया जाता है, समझ रहे आप। और यजुर्वेद शब्द जो आया है ना, यजुर्वेद शब्द जो आया है ये यज यानी कि यज्ञ से आया है, समझ रहे आप। यज्ञ समझते हैं ना आप, जिसमें पूरा मंत्रोच्चार के साथ में पूरा बिल्कुल यज्ञ में आहुति वाहुति देना, वो सब चीजें होंगी, तो वहां से आया यजुर्वेद। ठीक है, तो ये 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, जिन्हें एक साथ त्रिवेद कहा जा सकता है, ये तीनों वेद जो हैं ये हमारे प्री वैदिक एज में हैं। ओके, अब अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं उत्तर वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल की यानी कि लेटर वैदिक एज की। ये एज कब से कब तक है? 1000 से 600 BC, है ना। इस काल में क्या हुआ देखो, कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो स्थायी निवास, मतलब परमानेंट रेजिडेंस। अभी तक ये क्या घुमक्कड़ जीवन जी रहे थे, बट आप देखो ना ऑलमोस्ट 500 साल बीत चुके हैं। अब इन्होंने एक जगह पर रहना शुरू कर दिया, शहर बनाने शुरू कर दिए। शहर आप कह सकते हैं कि गांव बढ़ते बढ़ते शहरों में तब्दील हो रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कृषि शुरू कर दिया। अब ऑब्वियस ही बात है, जनसंख्या भी बढ़ी रही होगी, तो इन्होंने क्या शुरू कर दिया? एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, और बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ करके बड़े बड़े खेत बनाए जाने लगे। इसी काल में लोहे की खोज हुई, लोहे की खोज, है ना। ऑलमोस्ट अराउंड 800 BCE में इन लोगों को लोहा मिल गया। सबसे मतलब हमें लोहे का जो सबसे पुराना सामान मिला है वो मिला है अतरंजी खेड़ा, वर्तमान में यूपी में। लोहे का सबसे पुराना जो एविडेंस मिला है हमको, क्योंकि लोहे की कोई सामान वगैरह सबसे पुराना जो हमको मिला कहीं से, वो है अतरंजी खेड़ा यूपी से, समझ रहे आप। सबसे पुराना ये है। तो परमानेंट रेजिडेंस कर लिया, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, लोहे की खोज कर दी, और एक और वेद अस्तित्व में आ गया, अथर्ववेद आया। एक नया वेद आ गया यार, अथर्ववेद, चौथा। अथर्ववेद में क्या था, इसकी अभी चर्चा करते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें और क्या क्या विशेषताएं थी लेटर वैदिक एज की, तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट, कठोर वर्ण व्यवस्था, कठोर वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति और अनिवार्य कर और राजा का पद वंशानुगत हो गया। राजा का पद क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। ये भी बड़ी अच्छी बात तो क्या है, मतलब इस लेटर वैदिक एज की विशेषता है। थोड़ा बात देखो, जैसे मैंने स्थायी निवास बता दिया आपको, एग्रीकल्चर बता दिया, लोहे की खोज बता दिया, अथर्ववेद पे बात हो रही थी। 3 वेद तो आपने अभी देखे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद क्या है? थोड़ा अंधविश्वासी ग्रंथ है। इसके अंदर पापों का प्रायश्चित, मतलब कई सारे ऐसे नियम कानून लिखे हुए हैं जिनके विरुद्ध जाना मतलब पाप करना है, कि अगर आप इसके अगेंस्ट गए तो आपने क्या कर दिया? पाप कर दिया, और पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा भाई। और प्रायश्चित करने की विधियां कहां लिखी हुई है? अथर्ववेद में। कुछ इन्होंने जादू टोना, मतलब बुरी शक्तियों से कैसे बचा जाए,
क्या मंत्र बुरी शक्तियों को भगाते हैं वगैरह, ये सब चीजें इसमें लिखी हुई। कुल मिला के अगर मैं ऐसा कहूं कि अथर्ववेद धार्मिक अंधविश्वासों का ग्रंथ है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। समझ रहे आप। महिलाओं की स्थिति में गिरावट, एक्चुअली क्या हुआ, ऑब्वियसली पहले से ही मैंने आपको बार बार एक लाइन बोली कि समाज पुरुष प्रधान था, तो महिलाओं की स्थिति वैसी तो नहीं थी जैसी इंडस वैली में हम देख रहे थे। बट इधर आते आते क्या हो गया कि महिलाओं की स्थिति में और गिरावट आई। मतलब जैसे उनको शिक्षा प्राप्त करना, संपत्ति में अधिकार, समाज में उनकी स्थिति, क्योंकि पुरुष प्रधान है ना, तो पुरुष पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है, इस वजह से महिलाओं की स्थिति में थोड़ी क्या हुई, गिरावट हुई। कठोर वर्ण व्यवस्था, अब देखो यहां आते आते क्या हो रहा है, अब एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है, जिन्होंने वेद याद कर लिए वो अपने पुत्र, पोते, रिश्तेदार, इन्हीं को वेद सिखा रहे हैं, किसी और को नहीं सिखा रहे। इससे क्या हो रहा है कि वेदों के अंदर आप जो है वो जिसको कहते हैं ना कि अब हर कोई वर्ण का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति वेद सीखना चाहे तो सीखने के लिए किताब तो है नहीं, किसी के पास जाना पड़ेगा। अब जिसको वेद आते वो सिखा नहीं रहा है तो गड़बड़ होगी। ऐसे कैसे क्या हुआ कि क्षत्रिय जो है, जो कबीले की सुरक्षा करता है, मजबूत आदमी, ऑब्वियस सी बात है कि उसकी संतानें जब होंगी, सारी संतानें नालायक थोड़ी निकलती, कोई लायक भी निकल जाएगी। तो उसके पिता भी साहब क्षत्रिय का काम कर रहे थे, साहब ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, इसके बेटे ने भी किया, ये भी एक वंशानुगत सिस्टम हो गया। यानी कि अब लोग उम्मीद करने लगे कि तेरे पिताजी भी ये काम करते थे, तू भी यही करेगा। तेरे पिताजी को वेद याद है, तेरे को भी याद ही होंगे। तेरे पिताजी कितना अच्छा फर्नीचर बनाते हैं, तू भी बना ही लेता होगा। एक्सपेक्टेशन हो गई, वर्ण व्यवस्था कठोर होने लगी, सामाजिक दबाव आने लगा कि आपके परिवार के सदस्य जो काम करते हैं वही करो। और यहीं से किसकी उत्पत्ति हुई, जाति व्यवस्था की। आप कभी भी देखना, हर जाति की जब आप बात आती है ना, आप देखिएगा उनका पर्टिकुलर कोई ना कोई एक कल्चर होता है। अब तो कल्चर में डेवलप हो गए, वो पर्टिकुलर किसी ना किसी पेशे से जुड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना पेशा चेंज नहीं किया, खूब चेंज किया। आप किसी व्यक्ति के टैलेंट को जाति में नहीं बांध सकते। समय समय पर व्यक्तियों ने, जो किसी भी पर्टिकुलर जाति से बिलोंग करते थे, उन्होंने उस जाति के जो मापदंड थे कि ये तो यही कर सकते हैं, उसको तोड़ के उन्होंने दूसरे काम किए। समझ रहे हैं आप। चाहे राज्य की स्थापना करनी हो, कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये सब चीजें लेटर वैदिक एज में आ गई। लेटर वैदिक एज में एक बात और हुई यार, आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि प्री वैदिक एज में क्या था, वो क्षत्रिय जो कि सारे काम करेगा कबीले की सुरक्षा वगैरह के, तो बेसिकली वो क्षत्रिय अपना खर्चा कैसे चलाएगा, मतलब बेसिक जरूरतें पूरी कैसी करेगा। तो लोग उसको क्या दे रहे थे, ऐच्छिक कर दे रहे थे, अपनी मर्जी से चीजें दे रहे थे। अब क्या हो गया, क्षत्रिय मजबूत है, बाहुबली है, उसने अनिवार्य कर लेना शुरू कर दिया। समझ रहे, टैक्स मांगना शुरू कर दिया। तेरा टैक्स नहीं आया, तेरा नहीं आया, तेरे को सुरक्षा मैं दे रहा हूं, प्रोटेक्शन मैं दे रहा हूं, पैसा तो देना पड़ेगा, या पैसा आया मतलब जो भी मटेरियल उस समय है वो तो देना पड़ेगा। तो यहां से अनिवार्य कर की शुरुआत हो गई, और यहीं से राजतंत्र की परंपरा शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि जब वो कबीले की सुरक्षा कर रहे हैं तो दूसरे कबीले से लड़ भी रहे हैं, कई बार वो दूसरे कबीलों से युद्ध जीत रहे हैं, युद्ध जीत के उस कबीले को भी अपने अंदर मिला रहे हैं, राज्य की स्थापना हो रही है, कबीलों का एक्सपांशन हो रहा है। तो वो जो सबसे मजबूत व्यक्ति है उसे अब क्या बनना पड़ा, राजा बनना पड़ा। और एक राजतंत्र शुरू हुआ कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। क्यों? जब सब जगह जाति व्यवस्था आ रही है तो फिर यहां क्यों नहीं आती, आ गई। तो कुल मिला के ये सारी विशेषताएं जो आपने पढ़ी, ये सब उत्तर वैदिक काल की विशेषताएं थी। इस काल में बहुत सारे, उत्तर वैदिक काल में कह रहा हूं, लेटर वैदिक एज में बहुत सारे लिटरेचर का भी विकास हुआ। 4 वेद तो आ ही गए, इसके अलावा कई सारे ब्राह्मण वर्ग के जो लोग थे, ब्राह्मण किसको बोल रहे हैं अपन, जिन्होंने वेद याद कर लिए थे, उन्होंने इनके और एक्सप्लेनेशन लिखे,
जंगलों में बैठकर इन्होंने और भी एक्सप्लेनेशन इन्होंने बताए, उन्हें उपनिषद कहा गया। यहां पर वेदों की कई व्याख्याएं की गई, जीवन जीने के तरीकों की व्याख्याएं की गई, जिन्हें दर्शन कहा गया। ब्राह्मणों ने जो ग्रंथ लिखे अपने अनुभवों के आधार पर, उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। कई सारी चीजें आई, इन्हें वैदिक दर्शन या वैदिक साहित्य कहा जाता है। इसकी भी अभी अपन बात करते हैं। देखिए, जो भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी उसको मैं आपको एक प्रेजेंटेशन में बताता हूं, ताकि आपको बुलेट पॉइंट्स पता चले कि आपको क्या क्या चीजें याद करनी है। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको वैदिक सभ्यता का एक डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि हम इसको बांटते कैसे। एक हमने बताया ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी में, फिर हमने लेटर वैदिक एज बताई 1000 से 600 बीसी के बीच में। ये सभ्यता कौन डेवलप किया, किसने डेवलप किया इनको? आर्यों ने डेवलप किया। सेंट्रल एशिया से इनका माइग्रेशन हुआ, और ये एक कैसी सभ्यता थी? एक रूरल सिविलाइजेशन या ग्रामीण सभ्यता थी। इनका मूल निवास मैंने बताया मध्य एशिया, और मध्य एशिया में बताने का कारण क्या था? कि कारण था मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने इस बात को बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट किया। सर्वप्रथम ये वर्तमान का जो पंजाब है और सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर आके बसे ये। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहां से निकल के ये गंगा नदी की घाटी में गए। इनकी मुख्य भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। इसकी भी हमने चर्चा करी थी। फिर देखिए आप, इनकी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी? और हम ये किसकी बात कर रहे हैं? हम ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे छोटी इकाई परिवार थी। कई परिवारों को मिलके क्या बनता था? कुल बनता था। शायद दिख नहीं रहा होगा आपको। कई परिवारों को मिला के क्या बनता था? कुल। कुल का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो कुलप या कुलपति कहलाता था। कई सारे कुल मिला के क्या बनता था? गांव बनता था, एक ग्राम। ग्राम का मुख्य आदमी ग्रामणी है। विश्व, यानी कि कई गांव को मिला के क्या बन गया? एक विश्व बन गया। विश्व वाला विश्वपति कहलाता है। कई सारे विश्व मिलके एक जन बन गया। जनों से ही फिर क्या बन गए? जन बन गए, जनपद बन गए, जिनको राष्ट्र कहा जाता था। तो ये प्रशासनिक विभाजन हमें ऋग्वैदिक काल में दिखाई देने लग जाता है। अब ऋग्वैदिक काल में आप देखें तो कई सारे, फिर इन्होंने बकायदा पूरा डिटेल में है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में लास्ट में जाते जाते क्या हो गया था? बड़े बड़े जिसको कहते हैं ना कि वर्ण व्यवस्था मजबूत होने लग गई थी और राजतंत्र आने लग गया था। तो एक राज्य चलाना है तो आपको बहुत सारे क्या चाहिए होंगे? आपको अधिकारी चाहिए होंगे। जैसे आपको धार्मिक अधिकारी चाहिए होगा, उसको क्या कहते थे ये लोग? पुरोहित कहते थे। पुरोहितों के कुछ एग्जाम्पल इन्होंने लिखे, जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, पाराशर, ये सब पुरोहित है और इनका जिक्र बकायदा वेदों में है। आप माइथोलॉजी पढ़ते हैं, रामायण महाभारत पढ़ते हैं, वो एक अलग किस्सा है, बट वशिष्ठ, विश्वामित्र ये एक्चुअली हुए हैं। अगर आप ऋग्वेद को मान रहे हैं तो आपको इनको भी मानना पड़ेगा। ऋग्वेद का 3रा मंडल विश्वामित्र ने लिखा है, जिसके अंदर बकायदा इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना करी है। ऋग्वेद के सब मंडल अलग अलग ऋषियों ने लिखे हैं, ऋग्वेद कोई एक पुरुष ने नहीं लिखा है। समझ रहे हैं आप? फिर आप देखिए यहां पे गुप्तचर को स्पष्ट कहा जाता था। दुर्गपति, अगर कोई आपने छोटा मोटा किला बनाया है तो उसके दुर्गपति को पुरप कहा जाता था। गोचर भूमि का अधिकारिक वाजपति, गोचर भूमि बताई थी ना मैंने आपको, गायों के चरने के लिए, उसको वाजपति कहते थे। पुलिस या अपराधी को पकड़ने के लिए अगर कोई व्यक्ति नियुक्त है तो उसे उग्र कहा जाता था। सूत, रथकार, कामादी आकी रत्नी कहलाते थे। रत्नी, इन 12 तरह के रत्नी होते थे, कुछ नहीं है। सुथार, कुमार, लोहार, मूर्तिकार, ये जितने भी तरह तरह के चर्मकार, काम करने वाले लोग हैं ना, इनको रत्नी कहा जाता था। बड़ा सम्मान होता था इनका, ऐसी बात नहीं। रत्नी कह रहे हैं, सोचो ना, समाज के रत्न कह रहे हैं हम इनको। ठीक है। फिर देखो, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरोहित और सैनिक थे। मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय एक तरीके से हो गया यहाँ पे। और न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं कि न्याय के लिए कोई अलग से अधिकारी होता था, नहीं, न्याय का अधिकारी राजा खुद है। समझ रहे हैं आप? फिर देखो, सभा और समिति, ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे कबीले बड़े हुए और जन बन गए ना, जन का एक राजा भी होता था, पर राजा स्वतंत्र नहीं था। राजा को सहायता देने के लिए बकायदा वेद में, ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि राजा की सहायता करने के लिए एक सभा होगी, एक समिति होगी। सभा और समिति को ऋग्वेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति यहां पे राजा के लिए इस्तेमाल हुआ है कि उसकी 2 पुत्रियां हैं और इसकी सलाह पर इसको काम करना पड़ेगा। सभा कौन है? श्रेष्ठ लोगों की संख्या, अर्थात
समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जिन्होंने कोई योगदान दिया है, समाज में उनकी इज्जत है, उन लोगों को चुन के ये सभा बनती थी। जबकि समिति में ऑर्डिनरी काम करने वाले लोग, उनको जगह दी जाती थी। तो देखो, समाज में ये एक तरीके से राजतंत्र में लोकतंत्र है कि राजा निरंकुश नहीं है, लोगों की सलाह पे काम कर रहा है, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष होता था उसे ईशान कहा जाता था। स्त्रियां भी सभा और समिति में भाग ले सकती थी। मतलब ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को यहां पे इजाजत थी, बट लेटर वैदिक एज में यह इजाजत बंद हो जाती है। फिर आप देखें, युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। गविष्टि, कोई युद्ध हो रहा है ना, गविष्टि। अब गविष्टि शब्द भी गायों से ही जुड़ा हुआ है। गायों को जीत कर लाना, यह गविष्टि शब्द का मूल है। और ऋग्वेद में एक बड़ा मुख्य युद्ध है जिसको मैंने अभी बताया था ना आपको, 10 राजाओं का युद्ध, दाश राज्य युद्ध। यह लड़ा कहां पे गया था? यह परुष्णिनी नदी यानी कि रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। और 10 राजाओं का एक गुट था, है ना, 10 राजाओं का एक गुट, है ना, जिसके ऋषि थे विश्वामित्र। उनके मूल ऋषि कौन? विश्वामित्र। और दूसरा राजा है भरत कुल का, भरत कुल। अब देखो, कुल समझ में आया? भरत कुल का राजा है जिसका नाम है सुदास। सुदास के ऋषि हैं वशिष्ठ। इन दोनों के मध्य कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे युद्ध हुआ और सुदास ने 10 राजाओं को एक साथ हरा दिया। समझ रहे हैं आप? 10 राजाओं को एक साथ हरा दिया। बकायदा इसकी जानकारी हमको कहां पे मिलती है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलती है। तो आप याद रखना, 10 राजाओं का युद्ध कहां मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कौन से मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में मिलता है। कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था? रावी या परुष्णिनी नदी के किनारे लड़ा गया था। सामाजिक जीवन मैंने आपको बताया कि वर्ण व्यवस्था मौजूद थी, बट कर्म आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त लिखा हुआ है, जिसमें 4 मंडल है, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। और इनका डिवीजन का बेस क्या है? कर्म। कर्म के आधारित पर इनका ये विभाजन किया गया है। समाज पितृसत्तात्मक है, यानी कि पेट्रियाकल सोसाइटी है, यानी कि हर परिवार में परिवार का मुखिया वो पुरुष है। फिर आप देखें, स्त्रियों की स्थिति बेहतर है, क्योंकि स्त्रियों के कई सारी विदुषी स्त्रियां, मतलब जो बड़ी उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी, उनके नाम भी मिलते हैं हमको, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वास, ये सब स्त्रियों के नाम हैं। स्त्रियां पति के साथ यज्ञ में भागीदारी भी करती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा के बारे में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। विधवा स्त्रियों के विवाह का भी प्रचलन था, वो अपने देवर से शादी कर सकती थी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्री वैदिक एज में, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। हालांकि जो स्त्री जीवन भर अविवाहित रहे उसे अमाजू कहा जाता था। अगर इस समय के धर्म की बात करें तो सबसे प्रिय देवता मैंने आपसे बताया था इंद्र। एक वरुण भी बताया था मैंने। वरुण ऋत का देवता है, पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था का देवता है वरुण। बट बाद में वरुण सिर्फ जल का देवता हो गया। बट सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र है। अग्नि मनुष्य और देवताओं का मध्यस्थ। मैंने बताया था ना कि अगर देवताओं को कुछ भी अर्पण करना है तो अग्नि को अर्पण कर दो। फिर गाय, गाय अधन्या है, मतलब ऐसा जीव जिसका वध नहीं किया जा सकता, दैट इज अधन्या। गाय को नहीं मारना है, गाय सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती, जैसा कि मैंने बताया सबसे ज्यादा सरस्वती का उल्लेख है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवी को समर्पित है, जिसका संबंध ऋग्वेद में, ऋग्वेद के भी 3रे मंडल में है। और ऋग्वेद का जो रचना की वो किसने करी है? ऋषि विश्वामित्र ने करी है। मैंने बात करी थी अभी आपसे। फिर देखिए आप, ऋग्वेद में कई सारे देवताओं का जिक्र है, जैसे इंद्र युद्ध और वर्षा का देवता है। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ है। वरुण पृथ्वी और सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, शासन, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन। मैंने कहा ना, वरुण बहुत इंपॉर्टेंट देवता है, बट बाद में जाके सिर्फ जल का देवता रह जाता है। ध्यो आकाश का सबसे बड़ा देवता है ना। फिर सोम, सोम वनस्पति का देवता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल, 9th चैप्टर ऑफ ऋग्वेद टोटली डेडिकेटेड टू सोमदेवा। सोमदेव वनस्पति के देवता है। एक सोम पेय पदार्थ बनता था इसके पौधे से, जिससे पीकर मतलब क्या बोलते ना, लंबी लंबी आयु हो जाती थी। 200-200 साल, 300-300 साल रह सकते थे। उषा
प्रगति उत्थान के देवते अश्वनी, अश्वनी कुमार है, 2 होते थे, विपत्तियों को हराने वाले देवते। पोषण, पशुओं का देवता विष्णु, विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता। मरुत, आंधी तूफान का देवता। मैंने आपको बताया ना, टोटल 33 तरह के देवता थे और हर देवता की अपनी अपनी शक्ति थी, इसीलिए ये देवता है। हमने ईश्वर शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया। फिर देखो आप, जीवन शैली के लिए मनोरंजन करते थे, बिल्कुल करते थे। संगीत, गाना बजाना, रथ दौड़, घुड़दौड़। घोड़े भाई इनको बड़े प्रिय थे, घोड़े लेकर ही आए थे ये। इंडस वैली में हमने कहा था ना, उनको घोड़ों का ज्ञान नहीं था, इनको तो पूरा था भाई। प्रिय पशु घोड़ा था। मुख्य पेय पदार्थ सोमरस। अब आजकल क्या है, सोमरस को अपन वो शराब से कर देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है भाई कि सोमरस शराब है, ठीक है। सोमरस ये वनस्पति से बनने वाला था। फिर वस्त्र, वस्त्र ये पहनते थे बकायदा, गर्मी में गर्म कपड़े, सर्दी में सर्द कपड़े। खास करके ये 2 तरह के वस्त्र बांधते थे, एक अधो वस्त्र नीचे बांधना, एक ऊपर की तरफ धारण करना, है ना। तो अंदर पहनने वाला वस्त्र जो है उसको नीवी कहा जाता था, अंदर कुछ वस्त्र पहनते थे। बाहर पहनने वाले वस्त्र बास, अधिवास और उष्णीय वस्त्र कहलाते थे। फिर देखिए, पहले इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, जैसे प्री वैदिक एज में पशुपालन, बट प्री वैदिक एज जब लास्ट में खत्म हो रही है, 1000 BC तक आ रहे, तब ये कहां पे चले गए, कृषि। धातु, प्री वैदिक एज में लोहा नहीं है, बट लेटर वैदिक एज में क्या आ गया, लोहा आ गया। तांबा, तांबा तो पहले से था। फिर वस्तु विनिमय, मतलब बार्टर सिस्टम अवेलेबल था, वो तो था नहीं इनके पास, क्या बोलते हैं उसको, मुद्रा तो थी नहीं। पणी, पणी वो व्यक्ति है जो व्यापार के लिए दूर दूर तक जा रहा है। फिर ब्याज पर ऋण देने की भी प्रथा मौजूद थी। ऋग्वैदिक काल में कुछ नदियों के नाम है, जैसे सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती, बात हुई हमारी। दूसरी सबसे ज्यादा सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है, सिंधु। गंगा नदी का 1 बार जिक्र आया, यमुना नदी का 3 बार जिक्र आया। कुछ प्राचीन काल की नदियों के नाम देखो आप जो ऋग्वेद में लिखे हैं, जैसे कुब्र नदी, वर्तमान में कुर्रम, कुभा नदी काबुल, वितस्ता झेलम, याद करना है। आस्किनी नदी, वर्तमान की चिनाब, परुषणी रावी, शतुद्री सतलज, विपाशा व्यास नदी, सदानीरा गंडक, ये भी याद करो, ये मैंने SSC में देखा था सवाल। सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है, गंडक नदी। दृष्टवती घग्गर, गोमती गोमल, सुवस्तु स्वात। ये नदियां अभी भी हैं, बट इनके नाम थोड़े बहुत चेंज हो गए हैं। फिर देखो लेटर वैदिक एज, उत्तर वैदिक काल, 1000 से 600 ईस्वी में क्या हुआ, इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। प्रजापति, एक्चुअली प्रजापति फिर आगे चल के रुद्र, शिव, इन सब नामों से चल गए, बट लेटर वैदिक एज में इंद्र का महत्व बहुत घट जाता है और प्रजापति सबसे महत्वपूर्ण देवता हो जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक पर राजसूय यज्ञ किया जाता था। राजसूय यज्ञ में क्या होता था, राजा के जितने सगे संबंधी हैं वो सब उस यज्ञ में बैठकर भाग लेते थे। ये बेसिकली राजा और उसके परिवार की शक्ति का प्रदर्शन था। प्रदर्शन करना जरूरी है ना। फिर उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय की बजाय जन्म पर आधारित होने लगी। मैंने बोला था ना, पहले आपका जन्म किस पिता से हुआ है वो क्या करता है मतलब नहीं था, बट अब मैटर कर रहा है। कब, लेटर वैदिक एज में। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था, है ना। ये जो प्लो होता है ना, हल चलाते ना, उसको बोलते थे सीता। क्या कहते थे, सीता, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी, लेकिन इस आकार में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों का प्रचलन नहीं मिलता है। एक्चुअली ये बताते तो हैं कि लेटर वैदिक एज में कुछ सिक्के आए जिनको निष्क कहा जाता था। क्या कहते थे, निष्क, बट हमें इसकी कोई एविडेंस नहीं मिला है, मतलब कोई सिक्का विक्का मिला हो। अभी भी बार्टर सिस्टम ही चल रहा है। फिर कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। कौशाम्बी, आप इधर जाओ बिहार वाली तरफ, तो यहाँ पे कौशाम्बी मिलते हैं आपको। तो बेसिकली कौशाम्बी के अंदर पहली बार जो है ये पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। इससे पहले ये लोग नहीं कर रहे थे। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र के बारे में कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जिसकी फोर फादर्स, जहां से उसकी ब्लड लाइन चली आ रही है, दैट इज, उसको गोत्र कहा जाता था, ठीक है।
फिर देखिए अन्य कई ऐतिहासिक स्रोत जो वैदिक सभ्यता में आए, जैसे मैंने आपको बताया उपनिषद, उपनिषदों की संख्या 108 थी। इसमें एक बड़ा फेमस उपनिषद है सत्य मुंडोक उपनिषद। कौन सा? मुंडोक उपनिषद। मुंडोक उपनिषद से यह वाक्य लिया गया है, सत्यमेव जयते, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखो महाकाव्य, हमारे दो एपिक है महाकाव्य, रामायण और महाभारत, है ना। महाभारत का पुराना नाम था, पहले नाम था जय संहिता। इसमें पहले श्लोक कम ही थे, बट बाद में जुड़ते 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 आज महाभारत हो गया ये। और रामायण तो आप जानते ही हैं, ये वाल्मीकि जी ने लिखी थी, वो रामायण की बात हो रही है। फिर देखिए हमारे पास 6 दर्शन थे। दर्शन क्या होते हैं यार? दर्शन है हमारे जीवन को जीने के तरीके। हर दर्शन कुछ ना कुछ एक नई बात बताता है, जीवन को देखने का नजरिया बताता है। आप वैदिक जो सभ्यता है, वैदिक धर्म जो है, इसमें कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है कि आपको यही करना है और ये नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है वैदिक धर्म में। जिसकी जो इच्छा है वो करे, कोई मना नहीं है। और ये जो देखने का नजरिया है, ये कौन देता है? ये दर्शन देता है। तो देखो हमारे पास 6 दर्शन है, और इन 6 दर्शनों में देखो सबसे पहला दर्शन है योग। योग दर्शन लिखा है पतंजलि ऋषि ने। दूसरा है सांख्य दर्शन, ये किसने लिखा है? कपिल ऋषि ने। तीसरा है न्याय दर्शन, गौतम ऋषि ने लिखा है। पूर्व मीमांसा जैमिनी ऋषि ने लिखा है। उत्तर मीमांसा बादरायण ने लिखा है। वैशेषिक दर्शन कणाद या दुख इन्होंने लिखा है। इन्हीं को अपन षड दर्शन कहते हैं। भाई षड दर्शन के अंदर चारवाक नहीं आता है। चारवाक तो बिल्कुल ही अलग है, ये कोई व्यक्ति था कि नहीं था पता नहीं है। चारवाक दर्शन क्या करता है? इन सबको चुनौती देता है। एक्चुअली क्या है कि ये सभी दर्शन जो है ना कहीं पे ये बात जरूर करते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में बड़ा संयमित जीवन जीना चाहिए, आदतें बहुत अच्छी रखनी चाहिए, है ना, सभी का सम्मान करना वगैरह, वो बहुत सारी फिलोसॉफी करता है। चारवाक कहता है ऐसा कुछ नहीं है। चारवाक तो सीधा कहता है कि मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है, स्वर्ग मिलता है, नरक मिलता है, किसने देखा? मेरे सामने लाके खड़ा करो। हमें मनुष्य जीवन मिला है, इसका मतलब है हमको एंजॉय करना है। चारवाक की बड़ी प्रसिद्ध लाइन है, उधार लेके घी पियो पर पियो। मतलब कल की चिंता मत करो, आज का एंजॉयमेंट ले लो। दैट इज चारवाक दर्शन, है ना। आपने कभी ओशो रजनीश के, अगर आचार्य रजनीश या ओशो उनको कहा जाता है, उनके कभी आप लेक्चर वगैरह सुने तो उसमें चारवाक दर्शन की बहुत छवि आती। ठीक है, वो जो स्थापित व्यवस्था है उनको चैलेंज करता है, हर कर्म कांड को चैलेंज करता है वो चारवाक दर्शन है। तो षड दर्शन में चारवाक दर्शन नहीं आता है। ठीक है, चलो तो दोस्तों ये आज जो हमने सारी चीजें करी, ये हमारी वैदिक सभ्यता से संबंधित है। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा वैदिक काल का आइडिया हुआ होगा। और अगला जो चैप्टर हम लेंगे वो महाजनपद का लेंगे, है ना। मैंने आपसे बताया ना, ऋग्वेद से हम लेटर वैदिक एज में आए, बड़े बड़े राज्य बन गए हैं, राज व्यवस्था आ गई है, राजाओं की वंशावली आ गई है, राजा का पद वंशानुगत हो गया है, ये सब चीजें शुरू हो चुकी हैं। समझ रहे हैं आप? मतलब कि अब जो अगली सीढ़ी है, वो अगली सीढ़ी कहाँ जाएगी? वो अगली सीढ़ी जाएगी बड़े बड़े राज्यों पर जाएंगी। इन बड़े बड़े राज्यों को महाजनपद कहा गया है, वही अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।